हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जैसा कि मैंने पहले वाली इंट्रो क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं हिस्ट्री का क्लास सबसे पहले शुरू करूंगा, जिसमें कि आपको प्राचीन भारत जो शुरुआत होगी उसमें। तो यहाँ मैं कुछ टॉपिक्स लिख करके आया हूँ, जिसमें कि बता रहा हूँ कि आखिर इसमें सीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस चैप्टर से बनते हैं, या किस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो ये सिलेबस के अनुसार हम लोगों का यही है कि जो प्राचीन भारत से जो है, प्राचीन भारत से क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो वो 6ठी शताब्दी से पूर्व के पूछे जाते हैं। महाजनपद काल का विकास पूछा जाता है। क्वेश्चंस इसी में से निकाले जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको ये मिल जाएंगे जो हम आगे पढ़ाएंगे। और प्राचीन भारत में इम्पोर्टेंट होता है मगध, मौर्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल के बारे में। इन सभी के काल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके विस्तार में पढ़ना है तो दक्षिण भारत का भी पढ़ेंगे, जिसमें कि दक्षिण भारत से महापाषाण काल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद संगम तो इम्पोर्टेंट है ही, संगम और चोल साम्राज्य, इन दोनों से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो ये प्राचीन भारत के कुछ तथ्य हैं जो कि प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत में अगर देखेंगे तो सल्तनत काल से पूछे जाते हैं, मगध काल से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। भक्ति और सूफी के बारे में पूछा जाता है। फिर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पूछा जाता है। मराठा के बारे में पूछा जाता है। और फिर मैसूर के बारे में पूछा जाता है। ये मध्यकालीन भारत के से पूछा जाता है। थर्ड में है जो कि आधुनिक भारत के रूप में जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो वो अंग्रेज़ों के राज की स्थापना, शासन और अधिनियम, उनका शासन और उनका अधिनियम किस प्रकार का होता था, वो पूछा जाता है। किसान और जनजाति आंदोलन, किसानों का आंदोलन भी है और जनजाति का आंदोलन, दोनों शामिल है इसमें। जनजातियों के बारे में जैसे कि उलगुलान आप पढ़ेंगे, उलगुलान आंदोलन क्या था, बिरसा मुंडा का इनके बारे में जानेंगे उस जगह। फिर उसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, जिसमें कि अधिवेशन वगैरह भी देखे जाएंगे कि आईएनसी का अधिवेशन जो हुआ कहाँ हुआ और किस वर्ष में हुआ, कौन सा अधिवेशन इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। और अंग्रेज़ों का नेतृत्व किनके हाथों में रहा और गवर्नर जनरल कौन रहे, वायसराय कौन रहे, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए। और सांप्रदायिक राजनीति जो उनका जो शुरुआत हुआ, जो अंग्रेज़ों द्वारा शुरुआत किया गया, उनके बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से कि किस तरह से राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव बढ़ता गया और इसको बढ़ाने वाले और कोई नहीं थे, ये अंग्रेज़ों की देन है। समाज और धर्म सुधार, तो समाज में और धर्म सुधार में क्या क्या हुए ये देखेंगे। समाज सुधार की बातें और धर्म से में भी सुधार की बातें कुछ हम लोग देखेंगे। समाज सुधार में जैसे कि आपका सती प्रथा की समाप्ति हुई, राजा राम मोहन राय जी का क्या रोल रहा इसमें, ये देखेंगे। और भी अन्य जो सेनानी हैं या फिर व्यक्तित्व जो हमको बड़े व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कि क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद 1947 के बाद पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में 1947 के बाद पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इवन मेंस में भी क्वेश्चन निकल करके आ जाता है। तो पीटी में जो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, ये जितना भी है ये आपको पीटी का इम्पोर्टेंट में दिखा रहे हैं, बाकी मेंस में भी आपको ये दिखेगा। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे जो 9th में जो शुरू करेंगे विश्व इतिहास में, तो उसमें पढ़ेंगे पुनर्जागरण व प्रबोधन। पुनर्जागरण पता है जैसे कि आपको यूरोप में शुरुआत हुआ था 1700 के आसपास में। पुनर्जागरण होने के बाद पुनर्जागरण तो उसके पहले भी शुरुआत हो चुका था। जैसे कि अमीर आदमी जैसे ही अमीर बनते गए, इटली साम्राज्य से, इटली के आसपास से जो रास्ता था जहाँ से इटली भारतीय सामान को बेचने में एकदम एक तरह से उसका एक अकेले का राज था, तो वहाँ से पुनर्जागरण किस तरह से शुरू हुआ उस क्षेत्र से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अमेरिका, फ्रांस और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद चीन व रूस की क्रांति पढ़ेंगे। एकीकरण, इटली, जर्मनी, बिस्मार्क की भूमिका। एकीकरण का मतलब है कि किसी भी देश का एकीकरण हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ और वहाँ पे बिस्मार्क की क्या भूमिका रही एकीकरण में, इन सब बातों को शामिल करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विश्व युद्ध। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी, मतलब इतना क्या कारण रहा जिसके कारण कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नाजीवाद का उदय पढ़ेंगे, इसमें ये सब शामिल रहेगा। और फिर उसके बाद विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ, जो लगातार जारी ही रहा, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे और वर्तमान परिस्थितियों को भी शामिल करेंगे इसमें। फिर युद्धोत्तर विश्व के किस तरह से है, ये भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सब जो टॉपिक आपको ये जितना भी बताया है, ये सब पीटी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जितना भी है ये पीटी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो खासकर सीएससी में और स्टेट पीएससी में पूछा जाता है। तो इन सब को आप नोट कर लीजिए कहीं, या फिर ये शेयर भी कर देंगे ये पीडीएफ। और इसके बाद हम शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी जो हम लोगों को पढ़ना है, तो 6 क्लास के एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो एक बार विषय सूची पे नज़र डाल लेते हैं, इसलिए कि किसी किताब को अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम आखिर में पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं तो अध्याय का विषय सूची जो है ना, इंडेक्स आपको एक तरह से आपके दिमाग में एक तरह से इंडेक्सिंग का काम भी यही करता है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का बात याद करने में आसान रहेगा। अगर ये इंडेक्स याद होता है तो मतलब समझ लीजिए कि आप सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो इसको पढ़िए, तो इंडेक्स पढ़ लीजिए एक बार, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि हमको ये सब चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ना है हम लोगों को, क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज पढ़ेंगे। शुरुआत में आरंभिक मानव की खोज क्या हुई, क्या नहीं हुई, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद भोजन जो है संग्रह से उत्पादन तक, मतलब कि पहले हम संग्रह करके खाते थे, आदि मानव जो है संग्रह करके खाते थे, फिर उसके बाद उत्पादन करके खाने लगे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर है आरंभिक नगर। अब जब हम खाने लगे तो उसके बाद वहाँ पे हम अस्थाई तौर पे रहना शुरू कर दिए। तो अस्थाई तौर पे रहना जब शुरू कर देंगे तो उससे गांव बनेगा, गांव से नगर बनेगा। तो आरंभिक नगर जो है, जैसे कि हम जानते हैं हड़प्पा आरंभिक नगर है हम लोगों का। तो हड़प्पा के बारे में जानेंगे और इसके समकालीन भी कुछ फैक्ट्स शामिल होंगे, जैसे कि मिस्र का होगा कि वो भी नाम शामिल होता है कि आरंभिक नगर में वो भी है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो ये जो है ना, ये पार्ट है स्रोत, ये एक तरह से स्रोत है कि हम किसी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं तो किस सोर्स के थ्रू हमको पता चला है, ये स्रोत है। तो स्रोत में हमको किताब, यहाँ पे कुछ स्रोत किताबों में शामिल है और कुछ हमें कब्रों से पता चलता है, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट पता करके हम लोगों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसके बाद फिर हम राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि संघ है, हम लोगों के संघ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे क्षेत्र में किस तरह से संघ का विकास हुआ, गणराज्य का विकास हुआ, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मगध का क्षेत्र क्या था, क्या नहीं था, जैसा कि आप इसके पहले देखे थे, जो आपको बताए थे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी से पूर्व और महाजनपद काल का विकास, तो ये सब यहीं पे है, ये आपके समक्ष जो दिख रहा है ये सब वही है। और फिर इसके बाद पढ़ेंगे नए प्रश्न और नए विचार, मतलब कि नए प्रश्न और नए विचार से यहाँ मतलब है जैन और बौद्ध धर्म का विकास। इसमें किस तरह से जैन का शुरुआत हुआ, किस तरह से बौद्ध का शुरुआत हुआ और किन कारणों से इन दोनों का शुरुआत हुआ, इन सभी बातों पे भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मतलब कि साक्ष्य के
तहत जो हमारे पास मौजूद है उसके तहत हम लोग विचार विमर्श करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अशोक साम्राज्य, अशोक महान द ग्रेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध का त्याग किया, तो इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यापारी राज और तीर्थयात्री, व्यापारी जो आते थे वो उस समय में कौन कौन से व्यापारी यहाँ आए, कौन कौन से राजा थे, और तीर्थयात्री जो वेनसांग थे, चीन से और 2-3 यात्री भी आए थे, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद नए साम्राज्य और राज्यों का किस तरह से उदय हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ये स्थापत्य कला के पहले के समय का है, शिलालेख के बारे में पढ़ना या फिर किसी चित्र के बारे में पढ़ना, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का जो ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तो आप पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ते हैं, लेकिन मेरा जो ये है कि हम इस क्लास को क्यों लेकर के आए हैं, तो हम मेरा एक ही कारण लेकर के आने का कि आखिर हमको पढ़ना है, तो आखिर क्या पढ़ना है, मेन यही बात है कि हमको सब कुछ दिमाग में नहीं रखना है। जो दिमाग में रखने के लिए है बस हम अगर उसी चीज़ को रखेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, कम हेडेक रहेगा, कम हम उस चीज़ को मतलब कि उसको एनालाइज हम अच्छे से कर सकेंगे। और तो इन सब चीज़ों से के तहत हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो एक नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिएगा, जिसमें कि हम आपको दिखा रहे हैं कि नोट्स किस तरह से इंडेक्सिंग करके अगर बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा नोट्स। तो क्लास 6 में हम जो है देखेंगे कि हम क्या पढ़ना है, तो इन किन सवालों का जवाब ढूंढना है। जैसे कि चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आप देख लीजिए कि इंडेक्सिंग किस तरह से किया जाए, और जो हमको क्या होगा ना कि जब कभी हम रिवीजन करेंगे तो हमको आसान रहेगा कि हम किस तरह से मतलब किस पॉइंट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कि जैसे कि पहला हम क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे कि अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। इन सवाल का उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। इस सवाल का इस क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है इसमें हम इन सवाल को उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। ये दूसरा हुआ, लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें जो पढ़ना है ना, तो मैप के थ्रू पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैप आपको समझ में आना चाहिए, और आपको आसानी से समझाएंगे कि मैप से किस तरह से पढ़ा जाता है, और बहुत अच्छा तरीका आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में जो मैप दिया रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप सीएससी में अगर मेंस का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैप्स का बहुत ही मतलब कि मैप्स का भी बहुत बढ़िया अच्छा नंबर दिया जाता है। आपके उत्तर को वो और सुंदर बनाता है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ इसको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता है, तो वो नंबर देने में किसी तरह का कंजूसी नहीं करेगा। फिर आपका इसमें हम तीसरा आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है कि इसमें देखेंगे कि तिथि का मतलब क्या होता है। मतलब कि तिथियों का मतलब, इसी में इतिहास एवं तिथियां पढ़ेंगे। तिथियों का इतिहास क्या है और तिथियों का मतलब क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया या भारत। देश का नाम कैसे पढ़ा। जैसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल में दिया हुआ है कि आर्टिकल 1 कहता है
भारत यानी इंडिया दोनों नाम दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो देखेंगे कि उन दोनों नाम को किस प्रकार शामिल किया गया था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में हम कैसे जानें, तो ये मेन होता है कि सोर्स के बारे में। तो इन सब सवालों का हम उत्तर ढूंढेंगे अपने इसमें किताब में। तो इसका नोट्स धीरे धीरे बनाते चलिएगा। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि लोग क्या खाते थे। पहला क्वेश्चन रहता है कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस बनता है तो क्या खाते में, तो यहाँ पे हम किस तरह के थे, शिकारी थे या पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जानकर, है ना। लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, इन सब सवालों का जवाब हम क्या कर सकते हैं, इन सब सवालों से इन सब चीज़ों का आंसर हम ढूंढ सकते हैं। तो अतीत के बारे में अगर देखा जाए, एक लाइन में अगर लिखा जाएगा तो अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत के बारे में पहला जो क्वेश्चन है, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि लोग कहाँ किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनका परिधान क्या था, तो इन सब चीज़ों से हमको क्या जानकारी मिलेगी। हमको इन सब क्वेश्चन का अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखेटक पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, तथा वैज्ञानिक जीवन के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। ये सिर्फ लोग कहाँ किस तरह के घरों में और क्या खाते थे, कपड़े पहनते, क्या कपड़ा पहनते थे, इन सब चीज़ों से हम लोगों को क्या पता चल सकता है, इन सब बातों का पता चल सकता है। किस तरह के आखेटक थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, या व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार। फिर उसके बाद आते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो पहला बात है कि नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पे आके रहते थे। कौन से नदी के तट पे? नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ना, आप इसका मैप देख लीजिए। नर्मदा नदी हम लोगों का दो नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। इससे भी आप याद रख सकते हैं
कि नर्मदा नदी किस जगह है। ये दो नदी देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी और ताप्ती, ये दोनों नदी जो है ना, ये इसका झुकाव इस ओर है जिससे कि ये अरेबियन सी में गिरती है। बाकी ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है दिख रहा है आपको, इधर गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा, कावेरी हो, ये सारी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर के समुद्र में जाकर के मिलती है। बाकी ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदी जो है आपका अरेबियन सी में थे। इसके वजह से आपको ये याद करने में आसानी होगी कि नर्मदा नदी किस जगह है, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों से लगते हुए आता है। एक वर्ष पहले क्या है, इस नर्मदा नदी के तट पर ही आकर के लोग रहते थे, कई लाख वर्ष पहले। तो ये आप दिख रहे हैं, इस जगह नर्मदा और ये ताप्ती। तो इस जगह के क्षेत्र में जो मैदानी इलाका है, उस जगह आकर के यहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, आदि मानव लोग। और उस जगह के जो थे लोग थे, कुशल संग्राहक के रूप में जाने जाते थे, और इसलिए जाने जाते थे कि ये उस जगह के विशाल संपदा से परिचित थे। तो वो संग्राहक थे, मतलब वो उनका खाना पीना क्या होता था, जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादों, इसी पे निर्भर रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शिकार करके, इन सब चीज़ों से करते हुए वो लोग अस्थाई जीवन, अपना जीवन अस्थाई रहते हुए उस जगह नर्मदा नदी के पास रहते थे। जो कि उस जगह में आप फिर आगे थोड़ा सा जा कर के देखिएगा भीमबेटका, है ना। तो ये कई लाख वर्ष पहले से है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि आपका अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि ये सुलेमान और किरथर, ये दो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे पहली बार 8000, लगभग क्या है 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे, तो ये जो पहाड़ी है दो, एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी, इसमें देखेंगे कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल यहाँ उपजाया करते थे। तो ये देखिए आपका अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा के पास किरथर और एक सुलेमान, ये जो है काबुल नदी के सामने आपको दिख रहा है, मतलब कि ये साउथ में है और ये नॉर्थ में है। यहाँ पे 8000 साल पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था, ठीक है ना। तो ये फसलों का उपजाना यहाँ पे आरंभ हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पशुपालक के रूप में भेड़, बकरी, गाय, बैल के रूप में रखा गया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल के रूप में पशुपालक का कार्य होता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और ये जो रहते थे ये लोग ना, ये लोग गांव में रहते थे, ये लोग गांव में रहा करते थे। यहाँ कोई आरंभिक नगर नहीं, अभी आरंभिक नगर का बात नहीं हो रहा है, ये जो भी बात हो रहा है ये गांव का बात हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं गारो, उत्तर पूर्व में गारो क्षेत्र, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। इन दोनों क्षेत्र में, कुछ और क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ था। यहाँ क्या हुआ था, गारो और विंध्य में कृषि का विकास, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 8000 साल पहले किरथर और सुलेमान में गेहूं और जौ उपजाया गया है। लेकिन अगर यही देखेंगे विंध्यन पहाड़ी जो नर्मदा नदी के पास है, और गारो पहाड़ी जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, इन दोनों जगह क्या किया गया, चावल उपजाया गया। जैसा कि अभी आपको पता है वर्तमान में चावल का क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, ये गारो पहाड़ी भी शामिल हो जाता है। इस जगह जो है ना चावल शुरू से ही, बहुत पहले से ही उपजाया जा रहा है। तो ये विंध्य के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। विंध्य के ये जो चावल उपजाया जाता है विंध्य के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। ये मैप आप ध्यान से देख लीजिए। ये मैप पे आप जैसा कि देख रहे हैं ना कि ये काबुल नदी है, एक ये काबुल नदी आ रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल रहा है। ये कौन सा है नदी, ये सिंधु नदी है, ठीक है ना, ये सिंधु नदी है। और ये गिरता कहाँ पे है, ये अरेबियन सी में गिरता है, ठीक है। इसके बाद है झेलम नदी है जो सिंधु नदी में जाकर के मिलता है। फिर है चिनाब,
चिनाब जो कि झेलम में आकर के मिलता है। फिर है रावी, रावी जो झेलम से दक्षिण में है और वो झेलम में चिनाब से दक्षिण में है और झेलम में आकर के मिलता है। और फिर ब्यास, ब्यास जो है ये आकर के सतलुज में मिलता है, दक्षिण नदी के सतलुज में मिलता है। फिर उसके बाद है सतलुज जो कि यहाँ आकर के सिंधु में मिलता है। तो ये हो गया सिंधु। मेन तो हम लोगों का यही नदी है जो कि नॉर्थ साइड में एक यही सिंधु नदी है। फिर उसके बाद इस जगह है हम लोगों का गंगा नदी एक ये मेन। फिर उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र है ना। ये आप सब आपको ट्रिब्यूटरी दिख रही है, ये जैसे कि चंबल हो गया, ये सोन नदी हो गया, ये आपका मेन गंगा आपको दिख रही है ना। इसमें फिर यहाँ पे यमुना भी आकर के मिल रही है। तो ये सब हम लोग करेंगे एक बार, ज्योग्राफी का जब क्लास शुरू होगा तो ये आपको अच्छे से बताएंगे कि ये किस तरह से और भी नदी सब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में विशेष तौर पे चर्चा होगी। तो ये आपको दिखेगा कि दक्षिण से कौन सी नदी आकर के गंगा में मिलती है, फिर उत्तर से कौन सी नदी गंगा में आकर के मिलती है। तो ये सब चीज़ों पे उस समय ध्यान दिया जाएगा ज्योग्राफी की क्लास में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम उस ज्योग्राफी के क्लास में देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से मिलती है, निकलती है जहाँ से, वहाँ से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ आकर के मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ से जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ आकर के आपका इसमें गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक यह महानदी है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए ये सब क्षेत्र में बहती है। फिर उसके बाद गोदावरी नदी। फिर उसके बाद कृष्णा नदी जो मेन नदी है जो आपका महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक होते हुए फिर आपका इसमें भी आती है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी। फिर एक कावेरी नदी जो है डिस्प्यूटेड वहाँ पे बांध है एक, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि केरला और आपका तमिलनाडु के बीच में किस तरह का विवाद चलता है। उस जगह एक बांध जो है कावेरी नदी के ही मतलब इस जगह पे एकदम मुहाने पे बांध है। और फिर ये छोटा छोटा नदी के बारे में बात होगा। अरेबियन सी में जो गिरती है नर्मदा नदी, बताए आपको कि यहाँ लाखों साल पहले आदि मानव यहाँ पे रहना शुरू कर दिए थे। फिर ये नर्मदा और ताप्ती आपको याद रखना है कि ये अरेबियन सी में आकर के गिरती है, और बाकी सारी नदियाँ इधर सिंधु का एक्सेप्शन रखते हुए इधर जितना भी है ब्रह्मपुत्र हो, गंगा नदी हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बंगाल की खाड़ी में आकर के ही गिरती है। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं आपको। तो यहाँ दिया हुआ है कि जैसे सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में शामिल होते हैं, जो ट्रिब्यूटरी है, जो जैसे कि आपको बताए कि सहायक नदी में गंगा यहाँ निकल रहा है, फिर उसके बाद इसमें चंबल जुट गया तो यमुना जुट गया, तो ये सारी क्या हुई, ट्रिब्यूटरी हुई, इसी को सहायक नदी कहते हैं। हालांकि इसकी भी सहायक नदी होती है, इसमें भी छोटे छोटे नहर नदी छोटे छोटे और इसमें भी आकर के जुड़ते हैं, तो सहायक नदी इसी को कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता ही होगा कि सहायक नदी किसे कहते हैं। अब यहाँ पे है कि लगभग 47,000 वर्ष पूर्व, लगभग 47,000 वर्ष पूर्व, है ना, इन्हीं नदियों के किनारे जो यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में बात हो रहा है, इस जगह जो अभी जम्मू कश्मीर के साइड में आपको दिखता है सिंधु नदी, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे। अब देखिए यहाँ नगर का बात हो रहा है, यहाँ गांव का बात नहीं हो रहा है, कोई छोटे मोटे गांव का बात नहीं हो रहा है, नगर का बात हो रहा है। ठीक है ना, तो नगर जो है, नगर का विस्तार हम लोग देखेंगे सिंधु नदी के पास 4700 वर्ष के पूर्व हुआ, 4700 वर्ष पूर्व हुआ आरंभिक नगर का। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ, लेकिन कब हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। ये 4700 वर्ष पूर्व नहीं, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब कि एक जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी में क्या हुआ है, सिंधु में नगर का विकास 4700 वर्ष पूर्व,
फिर अगर यही बात आ जाती है कि गंगा के पास किस समय में नगर का विकास हुआ, तो गंगा के समय में आपको सीधा आंसर होना चाहिए कि 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सिंधु जो है वहाँ पे पहली मतलब कि पहला आरंभिक नगर है, ठीक है ना, सबसे पहला। और द्वितीय नगर जो है, नगर का विकास कहाँ हुआ, इसमें द्वितीय नगर का विकास कहाँ हुआ, अगर क्वेश्चन आए कि द्वितीय नगर का विकास कब हुआ या कहाँ हुआ, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए गंगा नदी के किनारे हुआ और लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन अगर यही आपको दे दे कि आरंभिक नगर का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो आपको क्या करना है, उसको गलत कर देना है। इसलिए कि आरंभिक नगर कब हुआ था, ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि 2500 वर्ष पूर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु के समय में सिंधु जगह पे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर थे, और गंगा के पास 2500 वर्ष पूर्व द्वितीय नगर थे, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इसलिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और संभावना है कि इसमें कुछ घुमा फिरा करके और भी कुछ पूछा जा सके। और गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के बारे में बात करते हैं। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अगर इस मैप में आपको दिखाएं तो ये जो सोन नदी है ना, ये सोन नदी देख रहे हैं, ये इस जगह का जो क्षेत्र है, इस जगह के पहले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। ये जो था मगध के नाम से जाना जाता था। कब? प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किस जगह के क्षेत्र को? सोन नदी के क्षेत्र को, जो कि गंगा के दक्षिण में नदी है ना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, एक विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है ना। जैसे कि हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तो आपका 6ठी शताब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व में पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, तो उसका क्या रोल रहा विशाल राज्य स्थापित करने में, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पढ़ते हैं कि गंगा के दक्षिण में जो सोन नदी है, वहाँ पे मगध का स्थापना हुआ और वहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे, और उस तरह के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्य की स्थापना भी हुई। और लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है, ठीक है ना। ये शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो जैसा कि हम सुनते हैं मध्यकालीन में कि वास्को डी गामा भारत की खोज किया, वैसा कोई बात नहीं है। भारत का खोज नहीं किया था, वो समुद्री रास्ता का खोज किया था, ठीक है ना। तो जो उपमहाद्वीप जो हमारा दक्षिण एशिया जिसको उपमहाद्वीप कहते हैं ना, वहाँ पे पहले से ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर लोग आया जाया करते थे, है ना। अब जैसे कि बता रहा है कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, ठीक है ना। मतलब बता रहा है कि बहुत परेशान करने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है ना, परेशान करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो इसी जो आप जैसे कि पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए तो परेशान करने वाला बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी आपका रिजल्ट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। कोशिश करते रहना बड़ी बात होती है। तो असंभव कुछ भी नहीं है। जब ऊंचे पहाड़ हो, चाहे पहाड़ी हो, रेगिस्तान हो, नदी हो, समुद्र हो, इन सब के कारण यहाँ पे यात्रा जोखिम होती थी, लेकिन असंभव नहीं होती थी। फिर भी लोग जो है यात्रा कर ही लेते थे, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप, या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भी, है ना। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब जैसे कि ये आपको देख रहे हैं कि कभी लोग काम की तलाश में, क्या है, काम की तलाश में, और कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो अभी भी तो आप देख रहे हैं, अभी जो आज के डेट में आज का अगर करंट अफेयर पढ़िएगा, आज का द हिंदू पढ़िएगा, तो उसमें दिख रहा है
कि श्रीलंका से पलायन कर रहे हैं लोग। आज 11 लोग लगभग में श्रीलंका से तमिलनाडु आ गए, भारत आ गए यानी। तो वो आ गए किस कारण से? यही काम के तलाश में। वहाँ का इकोनॉमी इतना ख़राब हो गया है कि वहाँ उनको खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है, तो वो काम के तलाश में आ गए। और कभी प्राकृतिक आपदा आ जाएगा तो उसके कारण भी, मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया, कभी कुछ हो गया, तो यहाँ भी तो अपने स्टेट टू स्टेट पलायन होता है। तो ये शुरू से ही हो रहा है, इस चीज़ को हम नया नहीं कर सकते हैं, ये बहुत पहले समय से हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि लोग काम की तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं के कारण, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। अब ऐसा नहीं, उस टाइम में क्या है कि उस टाइम में भी सेना जो है शुरुआत में ही एक मतलब कि उसका जो साम्राज्य है यहाँ पे, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि हमको साम्राज्य विस्तार करना है, मतलब हमको इस क्षेत्र को अब इतना बड़ा बनाना है। तो क्या करेगा वो वहाँ पे विजय हासिल करने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन, ये वही सब चीज़ है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, मतलब कि व्यापार किया करते थे। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि क्या क्या बात हो रही है। इस चीज़ को पॉइंट में हम लोग लिखेंगे तो आपको देखने में, याद करने में आसानी होगी। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो लिखा हुआ है बस वही बता रहे हैं। आपको जब पॉइंट लिखाएंगे तो आपको अच्छे से याद करने में आसानी होगी और आपको इतना पता होगा कि हमको क्या याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता था, ये व्यापार हो गया। फिर धार्मिक गुरु, यहाँ पे ये जैसे आ जाता है तो धर्म के बारे में बात हो गया। तो एक यहाँ पे देखे आप कार्य का तलाश, प्राकृतिक आपदा देखे। फिर उसके बाद यात्रा देखे, यात्रा करते थे, तो यात्रा में आपदा, व्यापार, धर्म, है ना, इन सब के कारण यात्राएं की जाती थी। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, मतलब कि यहाँ से गए चले गए दूसरे जगह। आज भी तो बहुत सारे क्षेत्र में सत्संग होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें लोग जाया ही करते हैं। कभी भी अगर मान लीजिए तीर्थ यात्री, मतलब कि आज भी तो हम लोग के घर से जाया जाता है, हम लोग के क्षेत्र से जाया जाता है, चारों धाम जाना, या फिर कभी कुंभ के मेला में जाना, या कहीं बड़ा यज्ञ हो रहा है तो वहाँ जाना। तो ये शुरू से ही होते जा रहा है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, ठीक है ना। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने में, आप अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना, आप सब दिन यहाँ रहे हैं, तो आप भी अगर चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अगर कोई नहीं गया है, आपको अगर पता रहेगा कि इस क्षेत्र में कोई नहीं गया है, तो आप जरूर, आपके मन में एक बार जरूर आएगा कि हम एक बार इस क्षेत्र को जाकर के देखें कि आखिर वहाँ है क्या, ठीक है ना। तो उस समय में ना सेटेलाइट ना ही कुछ और, बस आदमी ही चल दिया करता था कि यहाँ पे खोज के लिए, है ना। अभी के समय में भले सेटेलाइट हो जाए, लेकिन उस टाइम में आदमी ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते रहा और नए जगहों की खोज होती रही, नए नए रास्तों की खोज होती रही, नए नए खनिजों की खोज होती रही। इसी प्रकार से तो संभव हो पाया इस उत्सुकतावश, है ना। ये उत्सुकतावश बहुत बड़ा चीज़ है, उत्सुकता सब कुछ करवा देता है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हुआ, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ कुछ और जानते हैं, ये कुछ और जानता है, तो ये एक दूसरे से विचार अपना साझा करते थे और नए विचार भी उत्पन्न होते थे। तो ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। तब हम इसी को अगर हम लिखना चाहे तो पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, लोग कहाँ रहते थे। तो इसका अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो पॉइंट्स यही आएगा। पहला तो बात आएगा नर्मदा नदी के पास, जो आपको बता रहे थे, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पूर्व से
जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते थे? वो कुशल संग्राहक थे, है ना। वो कंदमूल, जड़ ये सब खाया करते थे, संग्राहक भी थे और कभी कभी आखेट भी किया करते थे, यानी शिकार भी किया करते थे। आखेटक भी थे जो कि शिकार भी किया करते थे। ये दो क्षेत्र है, किरधर और सुलेमान। ये जो दो क्षेत्र थे, 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? यहाँ पे गेहूं और जौ उपजाया गया था। 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ उपजाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग कि एक तो हो गया आपका विंध्य क्षेत्र, विंध्य था, विंध्य और गारो पहाड़ी। क्या हुआ था? एक चीज और छूट गया है, इसको जो है ना, यहां देखेंगे कि इस जगह जो है, ये लोग भी जो किरधर और सुलेमान के पास थे, तो ये लोग बकरी, भेड़ और गाय बैल पाला करते थे। गाय बैल पशुपालन। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि विंध्य और गारो पहाड़ी में क्या हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा कि यहाँ पे चावल उपजाया गया था। यहाँ पे चावल उपजाया गया। और उसके बाद जो सिंधु नदी के पास सिंधु नदी क्षेत्र पे क्या हुआ? 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसाए गए। फिर उसके बाद गंगा नदी के पास, गंगा नदी क्षेत्र में जो आपका सोन नदी है, सोन नदी जो आपको दिख रहा है, ये किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से, मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और ये कब हुआ था? ये 2500 वर्ष पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण कहेंगे। और ये जो 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर जो बसा था, आरंभिक नगर, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया।
और इसमें कुछ पॉइंट पुट करना है, जैसे कि यात्रा जो करते थे उपमहाद्वीप पे, उसमें यात्रा किन कारणों से होता था। तो यहाँ पे यात्रा के कारण में क्या क्या शामिल हो सकता है। यात्रा के कारण में काम के तलाश में, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, नए क्षेत्रों के तलाश की उत्सुकता, धर्म प्रचार, नए विचार, इन सब कारणों से यात्रा की जाती थी। तो आज जो है इतना ही पढ़ा करके आज के क्लास में, अभी के क्लास में मैं समाप्त करूंगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये आपको यात्रा का कुछ वृतांत अभी संक्षिप्त में कुछ बताए हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो लोग यात्रा क्यों करते थे, है ना। ये क्वेश्चन हम लोग का अब रह जाएगा, दूसरे क्लास में किया जाएगा कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो अभी तक हम देखे हैं कि यहाँ पे जो है लोग कहाँ रहते थे, तो अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अभी आपका हम लोग देखे, है ना। और अभी हम यही जाने हैं कि शुरुआत में कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में, ये सब अभी होना अभी चलेगा। तो लोग कहाँ रहते थे, सबसे मेन अभी हम लोगों का यही था। और इसके बाद जो हम लोग करेंगे कि अतीत के बारे में हम कुछ बातें जान लिए, लोग कहाँ रहते थे ये जान लिए, मैप हम लोग देख लिए, कुछ नदियों के बारे में भी पता हो गया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तिथियों का मतलब, इतिहास, तिथि, देश का नाम कैसे पड़ा, अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, इन सब बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।